ओके। तो लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने पढ़ा डाउनफॉल ऑफ मुगल्स यानी कि मुगलों का पतन। और इसी के साथ मैंने आपसे कहा कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया या भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में कि किस तरीके से यूरोपियंस का आगमन भारत में हुआ, किस तरीके से यूरोपियंस भारत में आए और और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आकर अपना व्यापार स्थापित किया और व्यापार स्थापित करने के साथ साथ अपने प्रशासन को भी यहाँ पर मजबूत करना शुरू किया। ये सारी की सारी बातें इस टॉपिक में हम कवर करते हैं। टॉपिक में हम बात करते हैं। ये फिर देर किस बात की है, हेडिंग डाल लीजिए। एडवेंट ऑफ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं भारत में भारत यूरोपियों का भारत में यूरोपियों का आगमन। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया या भारत में यूरोपियों का आगमन। हम इसमें उन यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, उन यूरोपियंस के बारे में बात करते हैं जो कि मध्यकाल में हमारे देश में आए या जिनकी शुरुआत हमारे देश में आने की मध्यकाल में ही हो गई थी, मेडिवल पीरियड में ही हो गई थी, लेकिन इन्होंने अपने व्यापार और प्रशासन को यहाँ पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की आधुनिक काल में, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद जहां एक तरफ मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो मुगल साम्राज्य के पतन होने के पीछे सबसे बड़ा ही कारण क्या था? राइज ऑफ यूरोपियंस या यूरोपियन शक्तियों का बढ़ना ही, उत्कर्ष होना ही, राइज होना ही सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इन यूरोपियन कंट्रीज की यदि हम बात करें, यदि हम यूरोपियंस में बात करें, भारत में सबसे पहले आगमन हुआ 1498 ईस्वी में पोर्चुगीज की पुर्तगालियों का। भारत में आने वाले व्यापार की दृष्टि से सबसे पहले यूरोपियन माने जाते हैं पुर्तगाली। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यूरोप में एक देश है पोर्चुगल या पुर्तगाल, वहीं के लोगों को पोर्चुगीज या पुर्तगाली भी कहा जाता है। 1498 ईस्वी में पोर्चुगीज या पुर्तगालियों का आगमन हुआ और इसी साल 1498 ईस्वी में ही इन्होंने पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। के अलावा इसके बाद आगमन हुआ 96 में डचेस का। डच। यूरोप में एक और देश है नीदरलैंड्स या हॉलैंड। ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड्स या हॉलैंड के ही लोगों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे देश में आए थे डच। इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी 1602 में। यानी कि डच आए अंग्रेजों से पहले थे भारत में, लेकिन इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में स्थापित की थी। इसके अलावा इसके बाद 1599 में आगमन हुआ ब्रिटिशर्स का। फेज उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 2 ईस्वी में की। के बाद 16 ईस्वी में आगमन हुआ डैनिश लोगों का। और 1616 ईस्वी में ही एस्टैब्लिश्ड डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और यूरोपियंस में सबसे अंत में कि 1664 ईस्वी में भारत में आने वाले लोग थे फ्रेंच, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों ने 1664 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कहने का मतलब यदि हम इन यूरोपियंस के भारत में आने का सीक्वेंस देखें, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश या डेन्स, और फिर लास्ट में आए फ्रेंच या फ्रांसीसी। लेकिन अगर इनकी कंपनियों की स्थापना, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का सीक्वेंस देखें, सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद डच, डच के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। आप देख सकते हैं कि इनका आगमन तो भारत में मध्यकाल से ही शुरू हो गया था, लेकिन इनका प्रभाव जो था वो पूरा का पूरा आधुनिक भारत पर पड़ा या मॉडर्न इंडिया पर पड़ा। इसीलिए हम चाहते तो इस टॉपिक को मध्यकाल में भी कह सकते थे या मेडिवल पीरियड में भी कह सकते थे, लेकिन क्योंकि मेडिवल पीरियड में सिर्फ आगमन हुआ था, प्रैक्टिकली तो कंपनी और जो प्रशासन था विस्तृत हुई पूरी तरीके से, और वो एस्टेब्लिश हुई पूरी तरीके से मॉडर्न पीरियड में भी या आधुनिक काल में ही। इसीलिए इसको हम मॉडर्न इंडिया में क्या करते हैं, कवर करते हैं, इसको हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। ये फिर शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में। हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे पोर्चुगीज या पुर्तगालियों के बारे में। डेन्स वर कम फ्रॉम डेन्स, डैनिश, डेनमार्क के लोगों को कहा जाता है। मार्क के लोग ही कहलाते हैं, डैनिश कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्चुगीज के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों के बारे में, क्योंकि यूरोपियंस में सबसे पहले भारत में आगमन ही किसका हुआ था, पोर्चुगीज या पुर्तगालियों का हुआ था। और ध्यान रखेंगे इन 1498 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, वास्को डिगामा वॉज फर्स्ट यूरोपियन हु अराइव्ड इंडिया। 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में भारत आने वाला सबसे पहला, 1498 ईस्वी में भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली या सबसे पहला पोर्चुगीज हुआ वास्को डिगामा। और ध्यान रखेंगे 90 दिन की समुद्री यात्रा पूरी करके ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ये आया था केरल के कालीकट नामक स्थान पर। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपना पानी का जहाज लेकर निकला था। इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल नामक जहाज ही ये लेकर निकला था, और सबसे पहले ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, आशा अंतरीप तक पहुंचा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर था। और वहीं से एक गुजरात पथ प्रदर्शक, एक गुजराती नेविगेटर अब्दुल मजीद की सहायता से ही ये फाइनली 90 दिन की समुद्री यात्रा करके पहुंचा केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और ध्यान रखेंगे उस समय वहां का स्थानीय शासक हुआ करता था जैमोरिन। उस समय वहां का शासक हुआ करता था जैमोरिन। और ध्यान रखेंगे उसी जैमोरिन नामक शासक के ही द्वारा इसका स्वागत किया गया था। ही वॉज वेलकम्ड बाय अ रूलर नेम्ड जैमोरिन। जैमोरिन नामक शासक के ही द्वारा इसका स्वागत किया गया था। और ध्यान रखेंगे इसका शिप कहलाता है साओ गैब्रियल। तो फाइनली भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन ही किसे माना जाता है, वास्को डिगामा को, क्योंकि
वास्को डिगामा ही वो व्यक्ति था जिसने यूरोप से लेके भारत तक आने के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अभी तक परंपरागत मार्ग प्राचीन काल से ही जो यूरोप से लेके भारत तक आने का हुआ करता था, वो आप जानते हैं। यदि हम समुद्री मार्ग की बात करें तो लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर होते हुए आया करता था। लेकिन अब वास्को डिगामा के द्वारा भारत तक आने का एक नया मार्ग खोज लिया गया था। और ध्यान रखेंगे, 1498 में ही वास्को डिगामा के आगमन से ही स्थापना हुई पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1498 में ही स्थापना हुई पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 या 1498। और ध्यान रखेंगे, वास्को डिगामा भारत आया और लगभग एक साल तक ये भारत में रहा। अगले साल गोवा बंदरगाह से ही इन 1499 ही रिटर्न। 1499 ईस्वी में ये वापस लौटा। लेकिन जब वास्को डिगामा 1499 में भारत से वापस लौटा तो ध्यान रखेंगे, ये खाली हाथ नहीं गया। अपने साथ ये भारत से लेकर गया ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का मतलब काली मिर्च। और ऐसा कहते हैं कि जब इसने इस काली मिर्च को जाकर यूरोप में बेचा तो इसकी पूरी की पूरी जर्नी, इसकी पूरी की पूरी यात्रा का खर्चा निकालने के बाद भी ही गॉट 60 टाइम्स प्रॉफिट। इसे 60 गुना मुनाफा हुआ। और जब 60 गुना मुनाफा हुआ तो ही रियलाइज्ड कि जब भारत की इतनी छोटी सी चीज हमें 60 गुना मुनाफा दे सकती है तो पूरे के पूरे भारत से हमें कितना फायदा होगा। इसीलिए ही डिसाइडेड कि हमें भारत वापस लौटना चाहिए और भारत से ही अपने व्यापार की शुरुआत भी करनी चाहिए। और यही कारण हुआ कि इसी के बाद पुर्तगाली परमानेंटली भारत आए और यहीं पर आकर उन्होंने अपने व्यापार को स्थापित किया, अपने व्यापार की शुरुआत की। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेंगे भाई, भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। ये तो केबीसी में बच्चन साहब भी बीच बीच में सवाल कर लेते हैं 25 लाख रुपए, है ना, 12,50,000 रुपए के लिए। लेकिन पहला पुर्तगाली तो सब जानते हैं कि भारत में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली सन 1500 ईस्वी में आया। इसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये भारत में आने वाला सेकंड पोर्टुगीज या दूसरा पुर्तगाली माना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1499 में भारत से वापस पुर्तगाल वास्को डी गामा लौटा, लेकिन इतना ज्यादा मुनाफा हुआ सिर्फ काली मिर्च से कि वो दोबारा से भारत में आने के लिए अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ। और इन 1502 और 1502 ईस्वी में लिखे थे वास्को डी गामा अराइव्ड अगेन।
वास्को डी गामा राइज अगेन। देखेंगे वास्को डी गामा का पुनः आगमन हुआ। वास्को डी गामा का पुनः आगमन हुआ। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत वापस आया और इसी के अगले साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन 1503 पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री। पुर्तगालियों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचीन। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री या सबसे पहला व्यापारिक कारखाना कोचीन में स्थापित किया। कोच्चि, जो आज कोच्चि है केरल में, वही कोचीन कहलाता था। वहीं पर पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री भारत में लगी थी। बात करते हैं पुर्तगालियों के भारत में फ्रांसीसी या स्थानीय परिवर्तन किया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपना व्यापार भारत में जमाया और धीरे धीरे अपने प्रशासन को ही मजबूत करना शुरू किया। धीरे धीरे अपने प्रशासन, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी भारत में मजबूत करना शुरू किया और 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर, भारत में पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगालियों का सबसे पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर से आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? रुकिए, मैं जरा दोबारा चेक कराता हूँ। चेक कराता हूँ दोबारा से। कोई इम्प्रूवमेंट है? अभी आवाज ठीक आ रही है? बताइए। आवाज ठीक आ रही है? प्लीज एक बार बताइए। डिवाइस में भी चला के चेक कर लेता हूँ भाई, ऐसी बात है तो। कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आवाज तो नहीं है भाई। कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर से अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा। ठीक है। हाँ जी, मैंने आपको बताया फाइनली 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत वापस आया। और जब वास्को डी गामा भारत वापस आया कि अगले साल पुर्तगालियों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई, जो कहाँ लगी? कोचिन में। ने मसालों का व्यापार भारत में शुरू किया और भारत में अपने प्रशासन को एस्टैब्लिश मजबूत करने के लिए 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक पुर्तगालियों का भारत में सबसे पहला गवर्नर भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। तो डी अल्मीडा बनकर आया भारत का गवर्नर। और जब अल्मीडा फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर आया था, उस समय पूरे के पूरे अरब सागर पर लिबियंस का अधिकार हुआ करता था। अरबों का ही एंस हुआ करता था। वो आकर समाप्त किया किसने? ही अटैक्ड अरेबियंस, कॉन्कर्ड देयर ट्रेड। इसने अरबों पर आक्रमण करके उनके व्यापार पर अधिकार किया। अटैक्ड अरेबियंस एंड कॉन्कर्ड देयर ट्रेड, इसने अरबों पर आक्रमण करके पर अधिकार किया।
और वो अरेबियन सी, वो अरब सागर, अभी तक अरबों का अधिकार था। अभी तक अरेबियन से ही क्या कर रहे थे, कर अधिकार कर लिया पुर्तगालियों ने। किसकी मदद से? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा की मदद से। ध्यान रखेंगे, इसी को कहा जाता है, ये है अल्मीडा की नीली जल नीति। अल्मीडा की नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा, का मतलब भारत में आना, भारत में आकर अरेबियंस पर अटैक करना, अरेबियंस पर अटैक करने के बाद ये सारे व्यापार पर अधिकार करना और अरब सागर को गालियों के ही में परिवर्तित कर लेना, पूरे के पूरे अरब सागर पर ही अधिकार कर लेना। वेट कीजिए भाई, चेक। बीच बीच में आवाज मिस हो रही है, कुछ कुछ वर्ड्स जो है ना वो मिस हो जाते हैं बीच बीच में। तो मैं भी देख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि 1505 ईस्वी से लेके 1509 तक पुर्तगालियों का भारत में सबसे पहला गवर्नर बनकर आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसी डे भारत में आकर अरब सागर पर व्यापार कर रहे अरेबियंस पर अटैक किया और उन पर अटैक करके उनके सारे के सारे व्यापार पर अधिकार कर लिया। और ध्यान रखेंगे, पूरे के पूरे अरब सागर को पुर्तगाली सागर में परिवर्तित कर दिया गया और इसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा। इसके बाद पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर 1509 ईस्वी से लेके 1515 ईस्वी तक बनाकर भेजा गया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर आया 1509 ईस्वी से लेके 1515 ईस्वी तक। आई होप अब आवाज ठीक आ रही होगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फिर से आती है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर आया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। लिखेंगे ही इज नोन एज एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
ही इज नोन एज एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ध्यान रखेंगे 1509 ईस्वी में इसी ने पुर्तगालियों के मुख्यालय को कोचिन स्थापित किया था, या कोचिन को ही इसने पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बनाया था। लेकिन इसी के अगले साल इन 1510 लिखिए ही अटैक्ड आदिल शाही सुल्तान। ही अटैक्ड आदिल शाही सुल्तान ऑफ बीजापुर। लिखेंगे इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान पर आक्रमण किया एंड ही गॉट गोवा फ्रॉम हिम। और उसी से इसे गोवा प्राप्त हुआ। इन 1509 ही मेड कोचिन हिज हेडक्वार्टर। इसने पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचिन को बनाया और 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान पर आक्रमण करके उससे गोवा प्राप्त किया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो गोवा है वो पुर्तगालियों के अधिकार में आया 1510 ईस्वी में। किसके समय पर? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय पर। इसके बाद पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर, भाई 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई थी भारत में ही। इसके लंबे समय के बाद पुर्तगालियों का 1529 से लेके 1538 तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनाकर भेजा गया नीनो डी कूना को। पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर बनकर आया नीनो डी कूना। और नीनो डी कूना के ही द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया गया। और वो महत्वपूर्ण काम क्या था? लिखेंगे इन 1530 he shifted the capital of Portuguese from कोचिन टू गोवा। इसी ने पुर्तगालियों के मुख्यालय या पुर्तगालियों की राजधानी को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। लेकिन ध्यान रखेंगे नीनो डी कूना से पहले एक बार 1524 ईस्वी में भारत का वायसरॉय बनाकर वास्को डिगामा को भी भेजा गया था। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद भारत में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यदि आपसे पूछें कि वास्को डिगामा भारत में कितनी बार आया था, यदि आपसे पूछा जाए कि वास्को डिगामा भारत में कितनी बार आया था, तो ध्यान रखेंगे 3 बार। 1498 ईस्वी में, उसके बाद 1502 ईस्वी में, और फिर एक बार 1524 ईस्वी में यहाँ का वायसराय बनकर भी आया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो वास्को डिगामा है, कहने का मतलब ये है कि जो वास्को डिगामा है वो भारत में 3 बार आया। अभी भी वॉइस बीच बीच में म्यूट हो रही है। और फिर 1524 ईस्वी में एक बार वायसराय बन के, ये सितंबर 1524 में भेजा गया था, लेकिन दिसंबर में इसकी डेथ हो गई थी। तो वास्को डिगामा भारत में कुल 3 बार आया। और इधर 1529 से लेके 1538 तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर नीनो डी कूना बनकर आया। और इसी ने
पुर्तगालियों की राजधानी को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं पुर्तगाली भारत में आए सबसे पहले थे, लेकिन भारत से गए सबसे बाद में। ये 1961 तक 1961 तक गोवा और दमन दीव में रहे। 1961 में ही गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से खाली करवाया गया और फाइनली गोवा और दमन दीव को यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्र बना लिया गया। तो फाइनली 1961 1961 तक 1961 1961 तक पुर्तगाली भारत में गोवा और दमन दीव में। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें भी थी जो पुर्तगालियों का ही भारत के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्तुगीज या पुर्तगालियों के योगदान। लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्तुगीज या पुर्तगालियों के योगदान। सबसे पहले लिखेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ पोटैटोज, आलू की खेती। भारत में आलू की खेती, भारत में आलू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों के ही द्वारा की गई थी। पुर्तगाली। इसके अलावा लिखेंगे टोबैको। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत करने वाले भी सबसे पहले हुए पोर्चुगीज। पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए तंबाकू। तंबाकू की खेती भी भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू की थी। इसके अलावा लिखेंगे गोवावा, पपाया, रेड चिली, पीनट्स, अमरूद, पपीता, लाल मिर्च और मूंगफली, पीनट्स, ये भी भारत में लेकर आए। ये भी भारत में लेकर आए पुर्तगाली। इसके अलावा लिखेंगे इसके अलावा लिखेंगे कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च या चर्च का कैथोलिक मॉडल। कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च या चर्च का कैथोलिक मॉडल। इसके अलावा शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण। भारत में जहाज निर्माण की भी सबसे पहली शुरुआत पुर्तगालियों के ही द्वारा की गई थी। इसके अलावा लिखेंगे दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेड विद जापान। इन्होंने ही जापान के साथ व्यापार स्थापित किया। दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेड विद जापान। इन्होंने ही जापान के साथ व्यापार स्थापित किया। हाँ जी, दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेड विद जापान। इन्हीं के द्वारा जापान के साथ व्यापार स्थापित किया गया। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन लिखेंगे प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले भी सबसे पहले पुर्तगाली थे। और भारत की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में ही स्थापित की गई थी। 1961 तक पुर्तगाली भारत में रहे, गोवा दमन दीव में। और गोवा दमन दीव से ही पुर्तगालियों को खाली करके गोवा और दमन दीव दोनों को यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्र बनाया गया।
और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1987 में जब 56वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो उसी के तहत गोवा को बना दिया गया 25th स्टेट ऑफ इंडिया। और आज वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ही क्या है? गोवा।